तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी, अपनों का ख्याल रख रही होगी। आज की कहानी सुनाऊं उससे पहले आपको दो चीज़ें बताऊं। एक, अब तक लगातार जो सिद्धू मूसेवाले की मौत से जुड़े जितने भी पहलू थे उसकी कहानी आपके सामने रखी, जो कुछ चल रहा था। मैंने कई बार कहानी में आपको जिक्र भी किया था कि तिहाड़ जेल में लगातार बातचीत होती है, मोबाइल वहाँ पे मुहैया है, और सिद्धू मूसेवाला के कत्ल की पूरी साजिश तिहाड़ के अंदर रची गई, क्योंकि साजिश का मास्टरमाइंड लॉरेंस बिश्नोई उसी तिहाड़ के अंदर था। तो जितने हम लोगों के सोर्सेस थे उसके जरिए सारी खबरें तो आ चुकी थी। अब एक पुख्ता सबूत आ चुका है जो तिहाड़ और उसके एडमिनिस्ट्रेशन को भी कटघरे में खड़ा करता है, और ये सबूत एक ऑडियो कॉल की सूरत में सामने आया। क्राइम तक पे वो ऑलरेडी ऑडियो मौजूद है, आप उसको सुन सकते हैं। तिहाड़ से आई ये ऑडियो दरअसल फ़ोन पर बातचीत है। एक कॉलर है जो अननोन है और दूसरी तरफ लॉरेंस बिश्नोई है। और 29 मई की शाम, कहते हैं कि करीब 5 सवा 5 के दरमियान ये कॉल आया था। मतलब सिद्धू मूसेवाला की इधर मौत हुई और उधर एक घंटी बजी तिहाड़ में, और करीब 1 मिनट 38 सेकंड की ये बातचीत है, जिसमें से काफ़ी सेकंड तक तो होल्ड पे है, क्योंकि तिहाड़ में जिस शख्स को फ़ोन किया था वो डायरेक्ट लॉरेंस को फ़ोन नहीं किया गया था। किसी और कैदी ने फ़ोन उठाया, या हो सकता है वो जेल स्टाफ हो। फ़ोन करने वाले ने कहा कि बात करो, फिर बाकायदा एक जगह पे लॉरेंस का नाम लेता है, फिर वो कहता है ठीक है 1 मिनट रुको, और इसके बाद लॉरेंस को फ़ोन देता है। फिर वो कोडवर्ड में बात करता है, गड्डी चढ़ा दी, गाड़ी चढ़ा दिया, 2-3 बार कहता है। लॉरेंस समझता नहीं है। लास्ट में फिर वो एक जगह कहता है कि गड्डी चढ़ा दी, गाड़ी चढ़ा दी, यानी मूसेवाले को मार दिया। ये सुनते ही लॉरेंस बिश्नोई कहता फ़ोन काटो। शायद उसे भी एहसास था कि फ़ोन टैप वैप ना हो रहा हो, लेकिन एजेंसियां ये सारे फ़ोनों को रिकॉर्ड कर रही थी। और आपको पता है कि जो सुकेश चंद्रशेखर केस हुआ उसके बाद तिहाड़ वैसे ही रडार पर था। तो ये बातचीत सामने आ गई। तो ये एक पुख्ता सबूत है कि सिद्धू मूसेवाला के कत्ल के पीछे लॉरेंस बिश्नोई और उसके गैंग का हाथ है। ये कॉल ये बताता है, क्योंकि कत्ल पंजाब के मानसा ज़िले में होता है, और उस अगले कुछ मिनट के बाद जो पहली कॉल थी मूसेवाला की मौत के बाद की पहली कॉल, वो लॉरेंस के लिए थी। तो एक ये सबूत है। दूसरा वो वीडियो भी सबूत है जो आपको दिखाया था हम लोगों ने। गोल्डी बरार ने एक मैसेज भेजा वीडियो पे जिसमें वो जिम्मेदारी ले रहा है। तो आगे जब मुकदमा चलेगा अदालतों में तो ये दोनों बेहद अहम सबूत होंगे। इसके अलावा जो पंजाब के AGTF यानी कि एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स के हेड हैं, चीफ हैं भान साहब, उन्होंने हमारे सहयोगी सत्येंद्र चौहान से आज बातचीत की चंडीगढ़ में। वो भी पूरा इंटरव्यू आप क्राइम तक पर देख सकते हैं, जिसमें उन्होंने पूरे ऑपरेशन के बारे में बताया। हालांकि बहुत सारी चीज़ें उन्होंने ऑपरेशन के नाम पर छुपा भी नहीं कहा साफ साफ, लेकिन फिर भी बताया कि वेडनेसडे जिस दिन ये इनकाउंटर हुआ उसी दिन मन्नू और रूपा अटारी की उस हवेली में पहुंचे थे। उनका ये भी कहना था कि ये पहले से उनकी टीम उनके पीछे थी लगातार, लेकिन उनका ये भी कहना था कि ये दोनों अटारी पाकिस्तान जाने के लिए गए थे। ऐसा कोई सबूत मिला नहीं है, क्योंकि अटारी बॉर्डर के पास इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे एक तो फेंसिंग है, ऊपर से फोर्स भी लगी होती है, BSF है। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने दोनों चीज़ बताई। तीसरी अहम जानकारी कि आज सलमान खान अचानक मुंबई के पुलिस कमिश्नर के ऑफिस पहुंच गए, और पहले लगा कि पता नहीं क्या मामला है, फिर पता चला कि वो अपने जो हथियारों का लाइसेंस है, आर्म्स लाइसेंस के लिए गए थे। उन्होंने शायद पहले से अप्लाई कर रखा है। और ये भी है कि जो मूसेवाला की मौत के 1 हफ्ते के बाद लॉरेंस गैंग ने उन्हें धमकी दी थी, उस धमकी के बाद उसी सिलसिले में भी उनकी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। तो सलमान के पास आर्म्स का लाइसेंस है नहीं, और याद है आपको जब काला हिरन का मामला हुआ था उस वक्त भी उनका लाइसेंस जो है वो ख़त्म हो चुका था, और उसमें आर्म्स एक्ट भी लगा था। तो ये 3 जानकारी थी। मैंने कहा इन जानकारियों को कहानी सुनाने की बजाय आपकी जानकारी के तौर पर ही सामने रखूं। अब आज की कहानी पे आऊँ उससे पहले एक और अहम जानकारी दे दूं कि ऐसी तमाम कहानियाँ आपको कोई FM पर भी सुन सकते हैं, अपने मनपसंद की कहानियाँ। और क्राइम तक फैमिली के लिए क्राइम 50 है, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है। तो अलग अलग सब्जेक्ट पे, अलग अलग फील्ड की तमाम कहानियाँ जो आपको शौक़ हो, पसंद हो, आपका मिजाज जिससे मिलता हो, आप सुन सकते हैं कुकू FM ऐप पर। ख़ासतौर पर इसमें से अगर मैं 2 कहानी की और बात करूं तो 1947 के बाद का भारत, 1947 के बाद का भारत, इस पर एक पूरी कहानी है, आज़ादी से पहले और उसके बाद का खास तौर पर। इसके अलावा द केसेस दैट इंडिया फॉरगॉट, ऐसे केस जो हिंदुस्तान भूल गया, ये 2 कहानी भी कुकू FM पर है, तो आप इसे ज़रूर सुनें। अब आते हैं आज की अपनी कहानी के ऊपर। आज की कहानी एक ऐसी महिला की कहानी है जो इंस्पायर करती है। एक ऐसी महिला की कहानी है जिसकी ज़िंदगी की जो शुरुआत की तो बात करें वो हैरत अंगेज़ तो है ही,
लेकिन अंत है अफसोसनाक। लेकिन सीखना चाहिए कुछ ऐसे लोगों से इस दुनिया में कि ज़िंदगी कैसे किसी मिशन का नाम है और कैसे अपने मिशन के साथ कोई समझौता नहीं करता। आज के दौर में अगर मैं देखता हूँ हर तरफ लालच और करप्शन, रिश्वत, कुछ कर लिया तो उसके बदले में उम्मीद कि कुछ हमें बदले में मिलेगा। लेकिन ये जिस लेडी की कहानी है, पूरी ज़िंदगी अपनी इसने कुर्बान की और जब मरी, जब मौत हुई, तब भी एक गुमनाम मौत। लेकिन पूरी ज़िंदगी जी, मौत को भी गले लगाया, लेकिन कभी सरकार से मदद नहीं मांगी, बल्कि सरकार ने पेंशन और बाकी चीज़ों के जो नाम पे दिया उसने ठुकरा दिया। उसने कहा कि मुझे ये भीख नहीं चाहिए, जो मैंने किया वो मेरा फ़र्ज़ था। मैंने किसी पैसे, किसी पेंशन, किसी और उम्मीद में या लालच में नहीं किया था। आज की कहानी हिंदुस्तान की, आज़ाद हिंदुस्तान की पहली महिला जासूस की कहानी है, पहली लेडी जासूस। इस लेडी जासूस का नाम था नीरा आर्य। नीरा आर्य को नीरा नागिनी के नाम पर भी जाना जाता है। बहुत कम लोगों को पता होगा कि ये पहली जासूस क्यों और कैसे। तो आज की कहानी देश की पहली लेडी जासूस की कहानी है, नीरा आर्य जी की कहानी है। नीरा आर्य का परिवार उत्तर प्रदेश में तब बागपत में रहा करता था। बागपत अब शायद हरियाणा का हिस्सा है, लेकिन उस वक्त ये संयुक्त स्टेट हुआ करता था। मैं बात कर रहा हूँ 1900 की। 1902 में 5 मार्च को नीरा आर्य का जन्म उत्तर प्रदेश के बागपत इलाके में होता है। एक रईस परिवार में होता है। इनके पिता सेठ छज्जूमल उनका नाम था। उस जमाने में सेठ और ये सब नाम रखने का बड़ा चलन हुआ करता था। जो अमीर लोग होते थे, कारोबारी खासतौर पर होते थे, तो कारोबारियों को, बिजनेसमैन को सेठ कहकर ही पुकारा करते थे हिंदुस्तानी अपने। तो सेठ छज्जूमल के परिवार में एक बेटी का जन्म हुआ। नाम घर वालों ने बड़े प्यार से नीरा आर्य रखा। सेठ छज्जूमल का कारोबार पूरे देश में हर तरफ था। उनका एक बेटा भी था। तो ज़्यादातर जो उनका कारोबार था उस वक्त, वो कोलकाता में था। तब के कलकत्ता में अच्छा खासा कारोबार फैला हुआ था। तो सेठ छज्जूमल का ज़्यादातर वक्त देश के अलग अलग हिस्सों में तो बीतता, लेकिन कलकत्ता में ज़्यादा बीतता। अब चूंकि वो कारोबारी थे और 1902 की बात है, तो उनकी मजबूरी थी बहुत सारी चीज़ें जो थी वो अंग्रेज़ों की माननी, क्योंकि अंग्रेज़ों का राज था, आप उसके खिलाफ जा नहीं सकते थे। तो एक अजीब करिश्मा देखें आप कि एक पिता जो बहुत बड़े कारोबारी सेठ, अंग्रेज़ों की हुकूमत, बहुत बार अंग्रेज़ों की बातें मानी, और उनके घर में 2 ऐसे औलाद पैदा होती है जो पैदा होने के बाद से ये था कि ये देश मेरा है, इस देश पे हमारा हक है, विदेशी हमारे ऊपर कैसे हुकूमत कर सकते हैं, कैसे राज कर सकते हैं। और उनमें से एक नीरा आर्य थी जो बचपन से उसके अंदर था। फिर वो कलकत्ता पहुंची। पिता चूँकि ज़्यादातर वहाँ रहते थे, तो उन्होंने वहीं उसका स्कूल में दाखिला करा दिया। नीरा ने वहीं पढ़ाई की। कलकत्ता जाने के बाद उसने एक नाम सुना, सुभाष चंद्र बोस, नेताजी। आज़ादी की लड़ाई में एकदम आगे आगे थे, और उस वक्त बहुत सारे क्रांतिवीर थे, क्रांतिकारी थे अपने देश में, अलग अलग नेता थे। एक तरफ बापू महात्मा गांधी लड़ाई लड़ रहे थे, तो दूसरी तरफ भगत सिंह थे, बाकी तमाम। तो सुभाष चंद्र बोस और कहीं ना कहीं गांधी जी की जो सोच थी, दोनों की अलग अलग थी। सुभाष चंद्र बोस को लगता था कि बिना लड़ाई लड़े आज़ादी नहीं मिल सकती। गांधी जी अहिंसा के रास्ते पर थे। तो सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता में ख़ास तौर पर उनका एक ऑरा था, एक जलवा था। वहाँ नीरा आर्य सुभाष चंद्र बोस से बहुत प्रभावित हो गई, और फिर उन्होंने तय किया कि वो नेताजी की तब तक आज़ाद हिंद फौज का जन्म हो चुका था, वो ज्वाइन करेंगे। अब नीरा आर्य की इस सोच से पूरे खुद सुभाष चंद्र बोस भी बड़े प्रभावित हुए, और ये भी देखा कि बहुत बहादुर लड़की है। लेकिन हुआ ये कि ये सारी चीज़ें जब चल रही थी, आज़ाद हिंद फौज में शामिल होना था, उसी दौरान उससे पहले सेठ छज्जूमल ने, चूँकि नीरा बड़ी हो गई, शादी की उम्र की हो गई, उस ज़माने में बहुत ज़्यादा भी नहीं है, कम उम्र में ही भी शादी हो जाती थी। तो उसी वक्त एक इंस्पेक्टर हुआ करते थे CID में अंग्रेज़ों के, और उनका नाम था श्रीकांत जयरंजन। हिंदुस्तानी थे, भारतीय थे, लेकिन पढ़ाई लिखाई कॉलेज करने के बाद उन्होंने एग्ज़ाम दिया, और उसके बाद फिर वो CID में इंस्पेक्टर तैनात हो गए। श्रीकांत जयरंजन दास कलकत्ता के ही थे।
तो अब अंग्रेज़ हुकूमत में एक अंग्रेज़ पुलिस इंस्पेक्टर, वो भी सीआईडी में, और सीआईडी का काम ये कि जो क्रांति, खासतौर पर उस वक्त सबसे ज़्यादा काम किया था क्राइम, लॉ एंड ऑर्डर, ये तो सब बाकी चीज़ें थी, क्रांति की मशाल जल रही थी और क्रांतिकारियों के बारे में खबरें इकट्ठी करनी थी, यही काम सीआईडी को सौंपा गया था। और जितने हिंदुस्तानियों की भर्ती की गई थी यही सोचकर कि इनकी अपनी बिरादरी में अच्छी खासी घुसपैठ है तो ये सही खबर निकाल कर लाएंगे। तो इसी सोच के साथ श्रीकांत जयरंजन दास को सीआईडी में इंस्पेक्टर के पोस्ट पर भर्ती किया गया। कलकत्ता में सेठ छज्जूमल दास और जो जयरंजन दास, इनका परिवार बहुत मिलता जुलता था। फिर ये हुआ कि ये नीरा के लिए सही बंदा है, तो नीरा और जयरंजन दास की शादी कर दी गई। अब एक अंग्रेज़ का पुलिस इंस्पेक्टर और एक ऐसी लड़की जो देश की आज़ादी का बिगुल बजाना चाहती है, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आज़ाद हिंद फौज में शामिल होना चाहती है, जो देश को आज़ाद कराना चाहती है, दोनों अलग अलग दिशाओं में। खैर, शादी हो गई। शादी के बाद कहते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिससे नीरा आर्य के हस्बैंड श्रीकांत जयरंजन दास को ये शक हुआ कि उनकी पत्नी का क्रांतिकारियों के साथ संबंध है। और आमतौर पर उस दौर में बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जब कई कई घरों में ऐसा होता था, तो उन्हें शक था। इस दौरान में अब नीरा आर्य वो आज़ाद हिंद फौज ज्वाइन कर लेती हैं, सुभाष चंद्र बोस से ही मिलती हैं। उस वक्त सुभाष चंद्र बोस जी की इस पूरी फौज में एक जासूसी का भी विंग हुआ करता था, और उसके हेड थे, जो मेन हेड जासूस थे, पवित्र मोहन रॉय। ये आज़ाद हिंद फौज के जासूसी डिपार्टमेंट के हेड थे पवित्र मोहन रॉय जी। उनका काम था जासूसी करवाना, जासूसों को भर्ती करना। तो इसी दौरान में अब बहुत सारी चीज़ें, इन्होंने जो तरीका निकाला था पवित्र मोहन राय जी ने, बहुत सारी, ख़ासतौर पर देखा उन्होंने कि महिलाओं को, उस वक्त की अंग्रेज़ों को ज़रूरत पड़ती थी कामकाज के सिलसिले में महिलाओं की। देखिए कहाँ से कहाँ सोच जाती है। तो अब अंग्रेज़ हैं, हिंदुस्तान को ग़ुलाम समझते हैं, हिंदुस्तानियों को भी ग़ुलाम नौकर समझते हैं, बट उन्हें काम रोज़मर्रा का कराने के लिए नौकर भी चाहिए। तो पवित्र मोहन राय को यह ख्याल आया कि क्यों ना अपने गैंग में शामिल महिलाओं को आम गृहिणी बनाकर बड़े बड़े अंग्रेज़ अफसरों के घरों में तैनात कर दिया जाए। और उन्होंने यही किया। बहुत सारी जो महिलाएं थी उनकी जासूसी विंग की, उसमें उन्होंने भर्तियां करना शुरू की और अंग्रेज़ों के घर पे साफ़ सफाई, खाना बनाना, इन कामों के लिए भेज दिया। अब वो वहाँ जाती, वहाँ जाकर वो बाकायदा वहाँ उनकी बातें भी सुनती, सीखती, क्योंकि ट्रेंड थी। कौन आ रहा है, क्या आ रहा है, कई बार तो कहते हैं बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट दस्तावेज, डॉक्यूमेंट्स भी उड़ा लेती और फिर पहुँचाती। तो उस वक्त कई सारी ऐसी थी। नीरा आर्य के अलावा एक वहाँ पे थी मानवती आर्या, सरस्वती राजमणि, दुर्गा मल्लम गोरखा और डैनियल काले, ऐसे लोग और भी थे जो जासूसी के काम में लगे हुए थे। नीरा आर्य को भी इसी काम में पवित्र मोहन राय जी ने लगा दिया और वो ये जासूसी करने लगी। कहती हैं बहुत बड़े बड़ी जानकारी लाकर अंग्रेज़ अफसरों के, क्रांतिकारियों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन के, इन सारी चीज़ों की जानकारी दी। और उनकी इस जानकारी की वजह से कई बार बहुत सारे क्रांतिकारी बचे और बड़े खुश थे। और उनके इस काम काज, उनकी तेज़ तर्रारी को देखते हुए खुद सुभाष चंद्र बोस ने नीरा आर्य को एक दिन कहा कि तुम इस देश की पहली महिला जासूस हो, और ये खिताब कहते हैं उन्होंने दिया। इसके बाद नीरा आर्य ने अंग्रेज़ों के घर से बहुत सारी जानकारी लाई, उन्होंने पूरी ट्रेनिंग भी ली। इत्तेफाक की बात कि उनकी घर के बाहर काम, पति सीआईडी में, अंग्रेज़ों का अफसर, पति को शक। तो पति को यह शक हुआ, धीरे धीरे पति ने सीआईडी वाला काम अपनी पत्नी पे करना शुरू कर दिया, नीरा आर्य पे। और फिर उसे एहसास हो गया कि ये सुभाष चंद्र बोस के बहुत करीब है। अब एक रोज़ पति नीरा आर्य का ही पीछा करते हुए और सुराग ढूंढते हुए उस ठिकाने पर पहुंच जाता है जहां पे सुभाष चंद्र बोस अपने साथियों के साथ छुपे हुए थे। अब वहाँ हालात ऐसे बनते हैं कि इस इंस्पेक्टर श्रीकांत जयरंजन दास को एक मौका मिल जाता है। सामने सुभाष चंद्र बोस थे, अचानक ही आता है और निशाना लेता है, गोली चला देता है। इत्तेफाक से गोली नेताजी को लगती नहीं, नीरा बीच में कूद पड़ती है। तब तक उसका शौहर, उसका पति अब दूसरी बार निशाना ले रहा है नेताजी को सामने रखकर। नीरा आर्य के सामने एक तरफ उसका हीरो नेताजी है
जिनकी जान को खतरा है, और दूसरी तरफ उसका अपना पति है जो उसके हीरो की जान ले रहा है, पिस्टल हाथ में है। नीरा इस दौरान में उसे लगता है कि शायद मौका ना मिले, नेताजी मारे जाएं। हमेशा चूंकि वो एक ट्रेन जासूस थी, उसके पास खंजर था। इधर पति को भी ये था कि ये पत्नी है, कम से कम उनके रास्ते में नहीं आएगी, लेकिन ये सोच गलत थी। वो इससे पहले कि दूसरी बार निशाना लेता, नीरा ने अपने हाथ से अपने पति के पेट में खंजर उतार दिया। गोली चल नहीं पाई, पति हैरान वहीं पे गिर पड़ा। थोड़ी देर के बाद श्रीकांत जयरंजन दास की मौत हो गई। नेताजी भी ये देखकर हैरान रह गए कि एक महिला जिसने अपने फर्ज, देश, अपने नेता के लिए अपने पति को अपने हाथों से मार डाला। कहते हैं नीरा आर्य ने इसके बाद कहा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। जो भी मेरे देश की आज़ादी, मेरे देश के क्रांतिकारियों की जान का दुश्मन होगा, बीच में आएगा, मैं उन सब का यही हश्र करूँगी। ये कहानी उस वक्त बहुत चर्चा में आई, और इसके बाद नीरा आर्य, जिनका नाम नीरा नागनी भी पड़ा, और इनका एक भाई भी था, वो भी फिर क्रांतिकारी बना, और इन लोगों ने बहुत सारे ऐसे ऑपरेशन को अंजाम दिया। फिर धीरे धीरे वक्त बीता, 1945 आ गया। 1945 में अचानक खबर आई कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक हवाई हादसे में मौत हो गई है। और इस खबर के बाद 45-45 की बात थी, आज़ाद हिंद फौज के जो सिपाही थे वो मायूस हो गए। तब तक कोई कंफर्म सोर्स से खबर भी नहीं आ रही थी। तो उन बहुत सारे लोगों ने फिर अंग्रेज़ों से बात हुई, उधर गांधी जी भी वो थे, और अब ये था कि देश आज़ाद कभी भी हो सकता है। तो 45 में बल्कि आज़ाद हिंद फौज के बहुत से लोगों ने समर्पण कर दिया, बड़े बड़े नेताओं के कहने पर। जिन लोगों ने समर्पण किया, सरेंडर किया, उन सब के ऊपर दिल्ली के लाल किला में 1945 के एंड से लेकर 1946 तक मुकदमा चला। और इन सारे लोगों में एक नीरा आर्य भी थी, देश की पहली महिला जासूस। मुकदमा चला। जितने भी आज़ाद हिंद फौज के सिपाही थे, चूँकि नेताजी रहे नहीं, उनकी मौत की खबर आ चुकी थी, अंग्रेज़ों में भी लगा कि अब कमांडर तो रहा नहीं, सारे आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों को बरी कर दिया अंग्रेज़ी अदालत ने 1946 में, सिवाय एक के, और वो इकलौती थी नीरा आर्य। वजह ये थी कि नीरा आर्य पर सिर्फ जासूसी करने का इल्ज़ाम नहीं था, आज़ाद हिंद फौज में शामिल होने का इल्ज़ाम नहीं था, बल्कि उनके ऊपर एक अंग्रेज़ पुलिस अफसर के कत्ल का इल्ज़ाम था, और वो अंग्रेज़ पुलिस अफसर जो खुद उनका अपना पति था। और इसीलिए बाकी सबको तो बरी कर दिया गया, नीरा आर्य को एक अंग्रेज़ पुलिस अफसर अपने पति के कत्ल के इल्ज़ाम में उस वक्त की जो सबसे बड़ी सज़ा थी, काला पानी भेज दिया गया, अंडमान। इसके बाद यहाँ से नीरा आर्य अंडमान पहुँचती हैं, अंडमान में रहती हैं। उन्होंने अपना एक पूरा अंडमान का किस्सा लिखा है, मैं उसका सिर्फ एक पार्ट आपको बताता हूँ। जब वो अंडमान पहुंची तो उन्होंने बताया कि रात का वक्त था, अंडमान के काला पानी के एक अंधेरे सेल में उनको रखा गया। देखा कुछ नहीं है, फर्श सब कुछ ऐसे ही है। फिर करीब रात 10 बजे उन्होंने कहा कि हर एक कैदी को सेल में डाल दिया जाता था। वो तन्हा थी। तभी कुछ गिरने की आवाज़ आई, वो सोने जा रही थी। उन्होंने देखा कि एक कंबल और एक चादर किसी ने फेंका है। वो उन्होंने उठाया तो वो देखा कि वहाँ का वो संतरी था। तो उसने टोन भी कसा। फिर उसने कहा कि नेताजी कहाँ हैं तुम्हारे। तो उसने कुछ और ऐसी बात की कि नीरा आर्य को गुस्सा आ गया और उन्होंने उस संतरी के मुंह पर थूक दिया। संतरी ने यह बात जाकर अपने जेलर को बता दी। सुबह सुबह जेलर ने बुलाया नीरा आर्य को और उसके बाद पूछता है, उन्हीं की कहानी लिखी हुई है कि तुमने ऐसा किया, शुक्र मनाओ कि बहुत सारे कानून है, वरना मैं तुमको क्या सज़ा देता। फिर पूछा कि अच्छा बताओ नेताजी कहाँ हैं। तो नीरा आर्य ने कहा कि आप सब जानते हैं नेताजी की हवाई हादसे में मौत हो गई। बोले नहीं। वो जेलर बोलता है कि तुम्हें पता है। तो जब वो बहुत बार बोलने लगा तो नीरा आर्य ने कहा कि हाँ, नेताजी जिंदा है, हमारे दिलों में जिंदा है, मेरे खुद दिल में जिंदा है। जब उन्होंने ये कहा तो उस जेलर को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा ठीक है, हम तुम्हारा दिल चीर कर निकाल कर देखेंगे कि नेताजी कहाँ पे हैं, उनका पता क्या है। उसके बाद वो एक संतरी को बुलाते हैं, लोहार टाइप, और कहते हैं कि सिर्फ ये कहने के लिए कि मेरे दिल में नेताजी और जिंदा है। और उस जेलर ने कहा था कि तुम्हारे दिल से मैं निकाल लूँगा नेताजी का पता। उनका एक ब्रेस्ट काट दिया और बड़ी तकलीफ सही उन्होंने। फिर धीरे धीरे वक्त बीता, उसी अंडमान में थी। फिर देश आज़ाद हो गया। आज़ाद होने के बाद तमाम क्रांतिकारियों को रिहाई मिल गई।
इन्हें भी रिहाई मिल गई। फिर नीरा आर्य वहाँ से निकलती हैं। बहुत सारे क्रांतिकारी नेता सबने अपनी अपनी ज़िंदगी जी, बहुत सारे सरकार में शामिल हुए, बहुत सारी बाकी चीज़ें हुई। नीरा आर्य ने कहा कि नहीं, मैंने जो भी किया, चाहे वो नेताजी के साथ जासूसी या मेरे साथ जेल में हुआ, ये मैंने किसी पे एहसान करने के लिए नहीं किया था, ये मैंने अपने देश की खातिर किया। इसके बाद नीरा आर्य एक गुमनाम ज़िंदगी जीने के लिए चली गई। वो पहुंच गई हैदराबाद और हैदराबाद में ही रहीं। और हैदराबाद में जाने के बाद वहाँ आखिरी के दिनों में वो फूल बेचती थी और फूल बेचकर अपना गुजारा करती थी। और वहीं हैदराबाद में बरसों रही। हैदराबाद में रहने के दौरान एक कच्ची कॉलोनी जिसे कहते हैं, उसमें एक इन्होंने छोटा सा एक कमरा बनाया, घर बनाया और उसी में रहती थी। कमाल देखिए कि बहुत बाद में आने वाली सरकारें, लोग भूल चुके थे हम आज़ादी की दास्तानों को, आज़ादी के हीरो को। जिस जगह पे नीरा आर्य रहती थी, सरकार ने कहा कि ये इलाका अवैध है। उस कॉलोनी को तोड़ दिया गया और उस कॉलोनी को तोड़ने के साथ उसे एक छोटी सी कुटिया, छोटा सा एक झोपड़ टाइप का है, उसे भी तोड़ दिया गया, जिसमें नीरा आर्य रहा करती थी। आखिरी वक्त में फूल बेचती थी। इसके बाद 1998 में हैदराबाद में 1998 में, उस वक्त तक ऐसा भी नहीं है कि लोगों को मालूम नहीं था कि नीरा आर्य कौन है। सब जानते थे कि ये देश की पहली महिला जासूस हैं, नेताजी की बड़ी करीबी रही हैं। अपने पति पुलिस इंस्पेक्टर को इन्होंने मारा देश की खातिर। तो बहुत सारी महिलाएं जो उनका किस्सा वहाँ जानती थी, वो भी कुछ ना कुछ तो दोस्त बनाएंगी जिससे बातें करें अपना ज़िंदगी, क्योंकि अकेले कब तक काटेंगी। तो उन्हें पेदम्मा कहकर पुकारा करती थी, पेदम्मा। 26 जुलाई 1998, 26 जुलाई 1998 को हैदराबाद में एक अस्पताल है, बहुत ही मशहूर उस्मानिया अस्पताल। इसी अस्पताल में नीरा आर्य की मौत हो जाती है, करीब 96 साल की उम्र में। 96 ईयर ओल्ड थी तब वो। आखिरी वक्त में घर भी तोड़ दिया सरकार ने। उन्होंने पूरी ज़िंदगी कोई पेंशन नहीं लिया, कोई सरकार से मदद नहीं ली, कोई पैसे नहीं लिए, क्योंकि उनके दिमाग और दिल में एक ही चीज़ थी कि जो मैंने किया, मैंने सिर्फ अपने देश के लिए किया, मैं किसी लालच के लिए नहीं किया। खुद कमाया, खुद खाया, फूल बेचा, खुशबुएं बिखेरी। और 26 जुलाई 1998, और ये इत्तेफाक से देखिए आज जुलाई का ही महीना है आज, लेकिन 22 जुलाई है, 4 दिन बाद 26 जुलाई 1998 को नीरा आर्य की मौत हो गई उस्मानिया अस्पताल में। एक डॉक्टर से, वहाँ के एक लोकल जर्नलिस्ट को पता चला कि नीरा आर्य की अस्पताल में मौत हो गई। उस जर्नलिस्ट ने कई बार नीरा आर्य के ऊपर कई कॉलम लिखे थे, उनकी कहानियाँ लिखी थी। तो अच्छा, उनकी अपनी किताब भी आई थी, जो मतलब किताब क्या, जो उन्होंने अपनी सारी अंडमान और इसके किस्से सुनाए थे। तो उस जर्नलिस्ट को जब पता चला तो उसने अपने कुछ दोस्तों को बुलाया जो इसी पत्रकार के पेशे के फील्ड के थे। फिर कई जर्नलिस्ट इकट्ठा हुए, वो उस्मानिया अस्पताल गए। चूँकि नीरा आर्य का कोई नहीं था, अस्पताल जाने के बाद उन्होंने वहाँ से वो बॉडी ली और इस जर्नलिस्ट और उसके बाकी साथी जर्नलिस्ट ने देश की पहली महिला जासूस का अंतिम संस्कार किया, खुद से, अपने पैसों से। तब भी सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं ली गई। ये थी कहानी देश की पहली महिला जासूस की। मैंने शुरू में कहा था, शुरुआत और उसका अंत। ऐसे लोग विरले पैदा होते हैं, ऐसे लोग वाकई जो होते हैं जिनसे सीखने को मिलता है। वरना आज के ज़माने में फिर वही कहूँगा कि हम छोटा सा भी काम करते हैं तो एक उम्मीद, एक लालच में करते हैं कि इसका कोई सिला मिल जाए, इसका कोई बदला मिल जाए। इवन आप छोड़िए, हम नेकी पुण्य का काम भी करते हैं तो ये सोच कर करते हैं कि ऊपर वाला खुश होगा, इसका अजर देगा, इसके बदला क्यों देगा। मतलब बिना रिटर्न का सोचे हुए हम लोग शायद कुछ करते ही नहीं। और एक नीरा आर्य जैसी महिला है जो चाहती तो क्या कुछ नहीं कर सकती थी आज़ादी के बाद। ऐसे ही लोग अगर लेकिन वो करती तो शायद आज मैं ये कहानी भी आपको ना सुना रहा होता, क्योंकि कहानियाँ हमेशा ऐसे ही जो इतिहास में अपनी जगह बना जाए, इन लोगों की होनी चाहिए। तो आज कहानी में इतना ही, लेकिन ख़त्म करूँ उससे पहले वही अपना सिलसिला। एक दुबई में हमारी शबाना जी एक रहती हैं और इन्होंने भेजा भी था, 2 दिन से मैं भूल रहा था, तो माफ़ी के साथ शबाना जी आपका बर्थडे भूल गया, पर बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। और इनकी बिटिया है सिमरा,
तो सिमरा ने भेजा है। तो देर से विश कर रहा हूँ, लेकिन हैप्पी बर्थडे शबाना जी, और आप हमेशा अच्छी रहें, खुश रहें, आपका पूरा परिवार सलामत रहे, अच्छा रहे। डॉक्टर श्रवण कुमार धनबाद से हैं, हैप्पी बर्थडे डॉक्टर साहब, और आप हमेशा अच्छे रहें, आपके चाहने वाले इसी तरह रहें। और अभिषेक नेहा उन्होंने भेजा है। अर्चित वर्मा बेंगलोर से, इनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे अर्चित। इसके अलावा अपूर्वा श्रीवास्तव, बहुत लगातार ये क्राइम तक फैमिली मेम्बर हैं, मेल भेजते रहते हैं, तो हैप्पी बर्थडे अपूर्वा, आज आपका खास दिन है तो एंजॉय। इसके अलावा हरप्रीत कुट्टू जी नमस्कार, आपका भी आज जन्मदिन, तो आपको बहुत बहुत बधाई। माधुरी देशमुख और जैस्मीन फैटिंग दोनों बहनें हैं, दोनों का आज जन्मदिन है, तो आप दोनों को बहुत बहुत बधाई, हैप्पी बर्थडे। और गोलू नारदंगे ने भेजा है। इसके अलावा आदित्य का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे आदित्य। अलकित गुप्ता ने भेजा, अलकित गुप्ता। इसके अलावा आयांश भारती, इनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे आयांश। और ये वंदना भारती और रवि, सोनी, आयान और रोशन सिंह, इन्होंने भेजा है। साथ ही रंजना भारती, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे रंजना जी। और राजेंद्र कुमार गौतम साहब ने भेजा है। इसके अलावा गरिमा और वंडू भी हैं। रेखा, आज इनका भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे रेखा जी। और मुकेश कुमार हैं, उनकी पत्नी हैं ये, राजकोट से। और अभिनव ने भी भेजा है, पर इनका जन्मदिन 21 को था, तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। इसके अलावा मनमय भाटी, इनका भी 21 तारीख को था, मैं भूल गया था, तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे मनमय। साथ ही युवराज भदौरिया, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे युवराज भदौरिया साहब। साथ ही याशिका सोई, इनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे याशिका। और मनोज, मोनिका, निखिल सोई, इन सभी ने भेजा है लुधियाना से, तो आप तमाम लोगों को हैप्पी बर्थडे। इसके अलावा पारस गुप्ता साहब ने भेजा, अच्छा पारस गुप्ता ने भेजा तो याद आ गया, एक तो आज उन तमाम लोगों को बहुत बहुत बधाई दिल से। आज 10th और 12th CBSE का रिजल्ट आया। मुझे मालूम है रिजल्ट का दिन कैसा होता है, क्योंकि हमने बचपन से वो सारी चीज़ें देखी हैं। दिल की धड़कनें बड़ी बेशुमार बढ़ी रहती हैं। बल्कि मैं तो दुआ करता था कि जिस दिन रिजल्ट आए तो उस दिन अब भी जो है वो घर में ना हो, कहीं बाहर टूर वूर पे चले जाए, बच जाएंगे पिटने से। तो लेकिन आज के बच्चे सब मार्क्स तो यूँ मतलब इनके आते हैं, इतना पढ़ते हैं, टैलेंटेड हैं। शायद हमारे ज़माने में पढ़ाई पे इतना ध्यान हम लोग नहीं देते थे। तो उन तमाम लोगों को बहुत बहुत बधाई जो अच्छे अच्छे नंबर लेकर पास हुए हैं, लेकिन उन तमाम लोगों को भी बधाई और निराश ना हो जिनके अच्छे नंबर नहीं आए, क्योंकि मेरा बचपन से एक मानना तो है, उसमें यकीन करता हूँ कि नंबर सिर्फ एक फिगर है, या आपकी कामयाबी या नाकामी का पैमाना कभी नहीं हो सकता। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिनके नंबर बहुत कम थे और बहुत आगे तक गए। तो जो नंबर ला रहे हैं अच्छी बात है, टैलेंटेड है, खूब आगे जाए, पर जिनके नंबर कम हैं वो अपने ऊपर सिर्फ यकीन रखें। बल्कि मैं कहूँ कि जब देश के सबसे बड़े एक इंग्लिश ग्रुप टाइम्स ऑफ इंडिया के कहीं मैंने पढ़ा था कि एक एडिटर जो थे उन्होंने शायद 10th पास नहीं किया था। अब आप बताइए, ऐसे लोगों के किस्से भरे पड़े हुए हैं जिनके नंबर बहुत कम आए, लेकिन ज़िंदगी में फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत कुछ किया। तो ऐसे लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पे फोकस करें। और वहाँ एक अच्छी चीज़ है, जैसे आजकल इस साल से एक नया शुरू हुआ है कि आपके नंबर कितने भी हों, बट कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए एक सेंट्रल एग्ज़ाम होगा, तो उसमें 100% वाला भी बैठेगा और 50 वाला भी बैठेगा, और हो सकता है 50 वाला क्वालिफाई कर जाए, हो सकता है 100 वाला ना कर पाए। तो इसलिए इन चीज़ों को भी ध्यान रखें। और तमाम लोगों को बहुत बहुत बधाई, सारे टॉपर्स को बधाई, जिनके कम नंबर है उनको ही बधाई, और बस जद्दोजहद जारी रहनी चाहिए। तो उसी में पारस गुप्ता हैं, बहुत बहुत बधाई पारस। मनीष राठौर एक स्टोरी की फरमाइश की, अजय शर्मा है, इसके अलावा चंद्रभान मौर्य जी हैं, और नरेश चौहान एक स्टोरी की फरमाइश की है, रचना जोशी जी हैं। पबजी गेम के बहुत सारे लोगों ने स्टेटस पूछा, अपडेट अभी कुछ है नहीं, लेकिन कल एक बार जानकारी लेकर मैं आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगा। इसके अलावा मोहम्मद शाहनवाज हैं, विक्की पाजी के साथ कहते हैं आप जल्दी आइए, मैं जल्दी आऊँगा। इसके अलावा आशय सी अम्बाटकर है, एक स्टोरी की फरमाइश की है। पृथ्वीराज सिंह परमार हैं, एक स्टोरी की फरमाइश की, रवि कुमार हैं, वर्तिका हैं, और इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की है जानवरों को लेकर। जैसे भी एक जो लखनऊ में हुआ था कि कैसे एक जानवर, एक पिटबुल ने मार डाला तो हम सारे जानवरों के पीछे हो जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जानवरों को लेकर हमें जागरूक रहना चाहिए। जानवर बेजुबान होते हैं, उन पर हमें जुल्म नहीं ढाना चाहिए, और जब जब मौका मिले हमें मतलब उनका ख्याल रखना चाहिए। और जानवरों को लेकर अगर कोई एक दो ऐसा इंसिडेंट होता है तो उसी को हम एक तरफा मान लें, वो गलत है। मैं आपकी राय से पूरी तरह वर्तिका सहमत हूँ।
इसके अलावा मनोहर देवरा है, साथ ही आरती सिंह हैं। इन्होंने कहा कि शाकिरा खलीली की कहानी क्राइम तक से गायब क्यों हो गई। बहुत सारे लोगों ने और पूछा था, तो आरती जी बता देता हूँ आज आपको। शाकिरा खलीली पे एक सीरीज़ बन रहा है OTT, और उस सीरीज़ के साथ ज़रूरी था कि उस कहानी को भी हटा दिया जाए जब तक कि सीरीज़ लॉन्च ना हो जाए। तो अगले 1-2 महीने के बाद शायद लॉन्च हो जाएगा, उसके बाद आप उसे देखेंगी। और वो जब सीरीज़ लॉन्च होगा तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा, क्योंकि उससे मैं भी जुड़ा हूँ, तो पूरी जानकारी तब दूँगा। इसके अलावा राजी नैयर हैं, और आयशा केस के बारे में उन्होंने कहा कि क्या अपडेट है। तो आयशा केस की अपडेट बहुत पहले मैंने कहानी भी सुना दी थी। जो आरिफ था, आयशा का शौहर, उसको अदालत ने 10 साल कैद की सज़ा सुना दी और वक्त जेल में है। इसके अलावा याम शोना है, एक स्टोरी की फरमाइश की कुवैत से, तो मैं जल्द सुनाऊंगा। आज कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।